कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक स्पेशल और नई सीरीज और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज के माध्यम से हम डेली टेस्ट लेंगे और इन टेस्ट का किस प्रकार का शेड्यूल है, किस प्रकार टेस्ट होंगे और उन टेस्ट के बाद में हमारी क्या प्रक्रिया रहेगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बड़े ही ध्यान लेकर आपको इनको पढ़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और सबसे पहले ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारी इस टेस्ट सीरीज के सभी टेस्टों को अटेंड करो। मैं ग्रुप का लिंक आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़कर, उसमें लगभग 600 सदस्य हैं, स्टूडेंट्स हैं और भी बढ़ रहे हैं लगातार। मैं कह रहा हूं कि आप इस ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ो और उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मैथ्स में नंबर किसी भी कंडीशन में कम नहीं आएंगे। कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बिलीव देता हूं कि आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो इस टेस्ट सीरीज से बहुत ही शानदार आपको नंबर आएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू रहकर इसको अटेंड करना है, एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है। यही वो दौर है जब आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं वो आसानी से दूर हो सकती हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट का। मैंने सबसे पहले यह सवाल दिया और यह सवाल देने के बाद में 100% में से 80% बच्चों को ये गलत होगा। अब आप बोलोगे सर इसे कैसे गलत होगा? क्योंकि 90% बच्चे इस यूक्लिड की विभाजन प्रमेय को याद ही नहीं करते, कहते हाँ याद है और ये पार्ट इस प्रमेय के बिना अधूरा है, पूरा इस प्रमेय पर डिपेंड है। चलो मान लो अगर किन्हीं बच्चों को ये प्रमेय याद भी होती है तो पहले बात तो वो लाइन नहीं लिखते, इसकी क्या होती है? मैं तो कहता हूँ लाइन को आपको समय के लिए भूल जाओ। बच्चे ये लिख देते हैं ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं कहता हूं अगर आप इतना लिखते हो ये प्रमेय अधूरी है, ये प्रमेय पूरी नहीं है। जब तक पूरी नहीं है जब तक ये बी और आर के बीच में की ये जो कंडीशन है 0 इज लेस देन इक्वल आर, ये और ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर ये लाइन आप लिखते नहीं हो तो आपकी प्रमेय कभी भी सही नहीं होगी। जैसे हम लिखते हैं कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो पी बटा क्यू लिखने से कुछ नहीं होता, ये भी लिखना पड़ता है और ये भी लिखना पड़ता है। ये दो लिखोगे तभी ये परिमेय संख्या की परिभाषा होगी, अन्यथा ये परिमेय संख्या की परिभाषा में नहीं आएगा। तो यूक्लिड की परिमेय विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर और ये इनकी कंडीशन रहेगी 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमें दोनों लाइनें लिखनी है। अगर इनकी आप हिंदी में लाइनें लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। दो धनात्मक पूर्णांक है ये ए और बी और ये दिए रहते हैं, उसमें जो क्यू और आर है ये अद्वितीय पूर्ण संख्या है वो उसमें विद्यमान रहेगी। तो मेरा आपसे क्या कहना है, आपको मैं इसका उत्तर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 इज लेस देन इक्वल आर इज बी। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा अगर 1 नंबर का सवाल है। ये छोड़ोगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग ही किस लिए होता है? यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का प्रयोग ही हमेशा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए होता है। मैंने आपको एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से करेंगे। कई बार ये बाजी गुणनखंड की विधि के माध्यम से भी आता है, लेकिन कई बार ये एलसीएम दिया होता है तो भी ज्ञात करना पड़ता है। तो इसका करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या यहाँ लिख देते हैं और इसको हम लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब ए यहाँ संख्या लिखेंगे, बी क्यू को गुणा के रूप में भी लिखेंगे और शेष फल आएगा आर। तो हमने क्या कर दिया 135 को 1 से गुणा कर दिया और 135 को जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा 90। ठीक है, फिर आपने यहाँ 135 को लिख दिया, शेष फल यहाँ लेकर आगे 90 और ये भी 1 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 45 और उसके बाद में यहाँ 90 लिख दिया, 45 इंटू 2 लिख दिया और प्लस 0 लिख दिया। तो आप मुझे बताओ जो 0 से जस्ट ऊपर आता है 45, इसका एचसीएफ क्या आएगा? ये आएगा 40। बोलो बात समझ आई कि नहीं आएगी? सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आनी है। और जब यूक्लिड की परिमेय विभाजन से प्रमेय से ये करते हो तो ये कंडीशन जरूर लिखना और आर की ये वैल्यू भी लिखना। तब तक जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक इस सवाल का कोई मतलब नहीं रहेगा। हम कई बार क्या आता है लेकिन जल्दबाजी में डायरेक्ट कर देते हैं, ये ऐसा नहीं करना। आपको क्रमबद्ध रूप से आपको, अब आपका वार्षिक परीक्षा का समय आ गया, ये सारी चीजें उतार कर ही आपको करना।
उसके बाद में हम जानते हैं ए बी, एक नहीं ऐसी ए बी, इनका एक फॉर्मूला चलता है, वो फॉर्मूला आपको भली भांति से आना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला आपको आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को ढंग से कर पाओगे। अगर आप फॉर्मूले को याद नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो होता है जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एलसीएम में भी कर दो। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना। तो ये यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके एचसीएफ, जो ए और बी का मतलब होता है जो नंबर हमें दिए हुए हैं। तो नंबर 135 है और 225। तो आप मुझे बताओ बी एस सी आपने कितना निकाला, 45। ये कटते हैं वैसे इससे, कितने टाइम्स कटते हैं, 3 बार। और 225 को आप 3 से क्या कर दोगे, गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 775 हो जाएगा। ये होगा, गुणा में छोटा मोटा हो जाए तो आप एक बार चेक कर लेना। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है। ये क्वेश्चन आप इसको हल्के में मत लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कोई भी डाटा कमजोर नहीं रहे और आप बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को कर सको। अब देखो आगे सवाल, ठीक है। अब देखो ये सवाल 100% आपका आएगा। ये नहीं आया तो इसकी जगह नंबर चेंज होकर यहाँ √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √11 भी आ सकता है। अर्थात जो अनरूट में अगर अभाज्य संख्या होती है उनको हम ए प्रीमिय संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं, ए प्रीमिय संख्या। तो उनसे जुड़ी हुई ये चीज आ सकती है, तो हमें इसको ध्यान रखना है। मैं आपको कह रहा हूँ नंबर भले ही बदल जाए लेकिन इनकी प्रक्रिया कभी नहीं बदलेगी। जो तरीका है वो सेम का सेम यही रहेगा और इसी प्रकार हमें इनको करना है। अब देखो जब भी ये क्वेश्चन करना है आपको क्या करना है, वो कुछ चीजें ध्यान रखनी है। और मैं कहता हूँ इस चीज को आप हमेशा याद रखो, लर्न के रूप में एक माइंड में इसको फिटिंग कर दो। आप जैसे फिटमेंट करते हैं ना, वैसे फिटमेंट करना है। दूसरी चीज, एक चीज मैं क्वेश्चन को करने से पहले बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं पर भी ए प्रीमिय संख्या दी हुई है, ये दे दी, अगर आप इसका कुछ भी एडिशन करोगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी कर दो, वो ए प्रीमिय संख्या भी रहेगी। अगर आपके 5+ जैसे सवाल आ जाता है 5 + √3, 7 + √11, तो आप इसको लेकर सोल्व कर सकते हो। और सोल्व करने के बाद में ये लाइन लिख सकते हो, किसी भी ए प्रीमिय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ने या घटाते हो तो उसमें हमेशा क्या होती है, वो ए प्रीमिय संख्या होती है। ये क्वेश्चन को करने का पैटर्न होता है, आई कि नहीं ऐसे मुझे। और ये आप आराम से लिख सकते हो। कक्षा 9 में हमारी ये चीजें आती है, परिमेय भी आती है कि किसी भी ए प्रीमिय संख्या में कोई भी नंबर जोड़ो चाहे घटाओ, हमेशा वो क्या आएगी, ए प्रीमिय संख्या। अब देखो इस सवाल को हम करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जैसे √2 है, अब हमें पता है ये इसको क्या सिद्ध करना है, ए प्रीमिय। तो हमें ए प्रीमिय सिद्ध करने के लिए इसको क्या मान रहे हैं, परिमेय। हालांकि ये परिमेय संख्या नहीं है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। मानने का मतलब है हम इसे परिमेय संख्या सिद्ध कर लेंगे, तो हमने तो माना ही गलत है और मानकर इसको परिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं और गलत मानकर सिद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब विरोधाभास उत्पन्न होता है और जब इनके बीच में विरोधाभास उत्पन्न होता है तो हमारी बात सही हो जाती है। तो हमने ये मान लिया। क्यों माना, ए और बी मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे में भाग जाता है, से अभाज्य संख्या है, ठीक है, भाग नहीं जाता। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना। तो ये b√2 बराबर क्या आ गया, ए। और हम इसको सरल करने के लिए, इसको ए प्रीमिय संख्या से हटाने के लिए वर्ग कर देते हैं। वर्ग, आप इस सवाल को ध्यान रखना, कई बच्चों को ये नहीं आता। तो b² ये आ गया 2 और ये क्या आ गया, a²। बोलो आपको ये चीज प्राप्त हुई कि नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब हम ये चीज कह सकते हैं कि हम जब इसको सरल करेंगे, देखो मान लो ये उतारना नहीं है आपको, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये a² आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, नियमों के अनुसार। और नियमों के अनुसार ऐसा भी आप लिख सकते हो, b² बराबर a²/2। ये लाइन ये कह रही है कि अगर आप a² में 2 का भाग दोगे तो मान किसका आएगा, b²। मतलब ये 2 से क्या है, विभाजित है। तो बोलो छोटी सी बात ये समझ में आएगी। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन करना एक अलग चीज होती है। अब हम क्या कर देते हैं, इसको आगे सरल करने के लिए लाइन है 1 के बराबर आप क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, चलो हम 2c लिख देते हैं, कई बार 3c लिख देते हैं। ये मैं लिख दिया 1 के बराबर 2c। और 1 के बराबर जब आप 2c लिखोगे तो यहाँ लिखोगे तो ये तो आ गया 2b²
और टी सी लिखोगे तो ये आ गया 4c², कुछ नहीं है। और आगे आप जब इसको सरल करोगे तो b² आ गया, ये आया कि नहीं है। तो हम एक चीज मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, जो b² है वो 2b² को विभाजित कर रहा है और ये 2 भी किसको विभाजित कर रहा है, a²। देखो यहाँ जब हम सोल्व कर रहे हैं तो b² बराबर a²/2 आ रहा है और यहाँ हम सोल्व कर रहे हैं तो b²/2 आ रहा है। ये कह रहा है कि ये 2 इसको भी बांटता है, इसको भी बांटता है, मतलब दोनों को विभाजित करता है। और दोनों को विभाजित करता है तो इसका मतलब होता है कि हमें कोई ना कोई तो विनिष्ट गुणनखंड मिला। भाई कोई तो ऐसी संख्या मिली जो दोनों को विभाजित कर रही है। और इस प्रकार की कंडीशन आने से मतलब होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कब आता है, जब संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है या परिमेय संख्या होती है। तो हमारा तो ये परिमेय संख्या था ही नहीं, लेकिन हमने परिमेय संख्या मान लिया, ये परिमेय संख्या क्या हो रही है, सिद्ध हो रही है। अब बताओ मुझे इन दोनों कथनों में ये परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए इन दोनों में क्या होता है, विरोधाभास। तो विरोधाभास क्यों है कि नियम के अनुसार तो इनका एक भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हो कथन या तथ्य समीकरण 1 और 2 दोनों में क्या है, कथन में 1 व 2 में विरोधाभास, मतलब जो हम मान रहे हैं वो नहीं है। अतः ये क्या है, ए परिमेय संख्या √। मैं तो आपको कह रहा हूं इतनी सी आप 2 चीजें अपने दिमाग में फिट कर लो, 100 में से 100 ये 2 नंबर का सवाल आएगा आपका, हमेशा आता है और इस बार भी आएगा। हाँ √3 का जाए, √4 का जाए, √5 जो भी है, ए परिमेय संख्या का आए तो हमें क्या करना। और जब अगर ऐसे भी रिलेटेड कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया 5 + ऐसे √3 + 5 आ जाए तो आप इसको सोल्व कर दो और उसको सोल्व करने के बाद नीचे ये लाइन लिख सकते हो, किसी भी नंबर्स में कोई भी नंबर हम जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं, हमेशा वो क्या आती है, ए परिमेय संख्या आती है। लेकिन फिर भी चलो हम इसको विधि सम्मत भी करें तो ऐसा सवाल कर सकते हैं। आगे ये भी सवाल अच्छा है, ये सवाल मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि वहाँ अकेला √3 था, यहाँ क्या आया, माइनस आया, तो बात वो क्यों ही रहनी है, हमें इस प्रकार सरल करना, हमें इसको अकेला रखना है, हमारा टारगेट ये रहना चाहिए, तभी हमारा सरल होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको मान लेता हूँ a/b और ये आ गया 5 प्लस या 5 माइनस मान लो, a/b बराबर क्या आ गया, ये √3। कोई दिक्कत नहीं, ये 5 उधर आता चाहे इधर आता, ये आया समीकरण। हमारा √3 अलग एक नहीं और √3 अलग हो गया, ठीक है नहीं, इसको व्यवस्थित करने पर थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा। हाँ √3 आ गया। अब हम भी जानते हैं और भी दोनों पूर्णांक है और ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी 5 में से अगर कोई संख्या घट रही है, अरे भैया घटती किस में, परिमेय संख्या में तो घटता है बटावां की संख्या आपस में, और ये दोनों, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, ये परिमेय संख्या, इसके बराबर हमने इसको मान लिया, इसका मतलब √3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमें इसको परिमेय संख्या सिद्ध करना कि ये है या नहीं, तो हमने परिमेय संख्या के बराबर क्या मान लिया, परिमेय संख्या। लेकिन हमें पता है ये क्या है, ए परिमेय संख्या। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बड़ा ही सरल प्रश्न है, आपको कुछ भी नहीं करना है कि ये करना है 5 माइनस √3 बराबर a/b। आपको इसको सरल करना है, ये आ गया इधर a/b और ये आ गया √3 इधर, ये आया। अब आपको पता है ये तो परिमेय संख्या और ये क्या है, ए परिमेय संख्या, दोनों अलग अलग है, दोनों विरोधाभास, ए परिमेय संख्या हमें भी पता है, लेकिन इसको सोल्व करने पर ये स्थिति पैदा हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं सीधा कि तथ्य जो दिए हुए समीकरणों में विरोधाभास उत्पन्न होता है और विरोधाभास इसलिए √3 क्या है, ए परिमेय संख्या। इनमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको, बस थोड़ा सा समझ के इस सवाल को करने का प्रयास करना है और समझ के सवाल करोगे तो इन सवालों में कभी भी कोई गलती आपके नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या, आपको 2-3 लाइनों को थोड़ा ढंग से देखना है और देख कर सरल करने का प्रयास करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो ये सवाल अच्छा आता है, 1 नंबर में आता है कि किसका प्रसार शांत है या किसका प्रसार अशांत। आपका प्रसार शांत तब होगा जब नीचे 2 और 5 के गुणज आए। 2 और 5 के गुणज का मतलब होता है 10। अगर गुणज नहीं है तो आप डेवलप कर लो। कैसे डेवलप करो, जैसे ये सवाल 17/8। अब हमें पता है
8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के रूप में आपको लिखना है। जो भी नंबर है 5 के है तो 5 के रूप में लिखना है, 2 और 5 के रूप में लिखना है। तो आपने ये पाया ये 2 के रूप में। अब हमें 2 के रूप में, लेकिन मैंने आपको कहा कि 2 और 5 के रूप में होना, तो आप 5 को 3 यहाँ कर दो और 5 के 3 को यहाँ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो 2 और 5 का रूप आया कि नहीं है? ये शांत हो गया। ये हमें बनाना है, डेवलप करना है। अगर मैं यहाँ लिख देता 10/5, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 को नीचे गुणा करना, 2 को ऊपर गुणा करना, ये शांत प्रसार। लेकिन अगर आपके आ गया 17/15, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 5 × 3 आएगा और ये 3 कभी भी नहीं हटेगा, ये प्रसार अशांति रहेगा। बोलो बात समझ में आएगी? इसी प्रकार 13/21 25 है, इसको हमें 5 के रूप में विभाजित करना है। और 5 के रूप में कैसे करते हैं? देखो 5 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, इसको 5 से किया 625, और शायद इसको ज़्यादा करेंगे तो ये अलग आ जाएगा। 625 को हम लगभग 6 चौक 24, 3 से गुणा होगा ये 5, ठीक है, 7, उसके बाद में आप 4 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, 25, 31 आता है, 21 25 नहीं आता है। हो सकता है हमारे से लिखने में मिस्टेक हो गई हो, पर जो भी आता है हमने 21 25 लिख दिया। अगर ये व्यवस्थित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका प्रसार भी कैसा आएगा? अशांत है। लेकिन 31 25 होता तो ये 5 की घात 4 के रूप या 5 के रूप में आता, हमें 2 ऊपर लिख देते और 2 नीचे लिख देते, तो ये भी शांत हो जाए। लेकिन अभी ये शांत है। कौन सा प्रसार है? अशांत प्रसार। एक सवाल में बैठा था तो मैं कई बार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सवाल दे देना चाहिए, रहा नहीं जाता। एक मिठाई से रिलेटेड भी आता है, काजू की कतलियों की वो बात करता है। एक ये है, हालांकि है कुछ भी नहीं है, आपको यूक्लिड की परिमेय विभाजिका से इसको सिद्ध करना है। और सिद्ध करना दिया 616 लिख दिया, यहाँ आपको 32 लिखकर गुणा लिखना है, और फिर आपको जो भी शेषफल है वो लिखना है। इसी प्रकार इनमें करना है, और ये सवाल आपको करना है। और ये सवाल आपको मैं दिख रहा हूँ और मैंने यहाँ लिखा भी है, मेरे मन से दिया हुआ सवाल, ठीक है कि नहीं? और आप ये सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। व्हाट्सएप पे तो भेज ही रहे हो, एक कमेंट में भी भेज दो ताकि मुझे पता चले कि बच्चे सिर्फ स्वार्थी नहीं है, अपने काम तक नहीं जुड़े, हमारे चैनल से भी जुड़े। लाखों की दुनिया में लोगों से जुड़ते हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारे लिए पॉजिटिव कार्य करता है, और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है तो। अब देखो, ये सवाल वो सवाल है जो सारे मोस्ट सवाल है, लेकिन आपको इनको समय देकर पढ़ना है, और बहुत अच्छे सवाल है। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया है जो गलत सवाल हो और जो परीक्षा में आने लायक नहीं। और आप बुक को पढ़ते रहिए, लेकिन ये 5 सवाल पढ़ोगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस जो होता है, किसी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस का जन्म हुआ तो निश्चित रूप से मान के चलो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ रहे हो। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, समय देते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? हाँ, कोई समस्या नहीं आए तो निसंकोच आप अपने साथियों से भी शेयर किया करो और उन्हें बताया भी करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।